चलिए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए प्रीवियस टॉपिक की अगर बात करें तो हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी पढ़ा था। फिर कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड जो भी हमारा एक्सरसाइज था दैट इज एक्सरसाइज 5.1 उसके क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आई होप आप लोगों ने भी वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए अब आज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिफरेंशियबिलिटी। स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी। तो ये डिफरेंशियबिलिटी है क्या? देखिए अभी ज्यादा इसके डीप में जाए, इसकी मीनिंग वगैरह के बारे में जाए तो ये आपको पहले मैं बता दूं कि आप 11th में ऑलरेडी लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़े हुए हो, तो डिफरेंशियबिलिटी का इंट्रोडक्शन वहां पे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। उसको यहाँ पे आप एक बार फिर उसी को रिवाइज कर दे रहे हैं कि डिफरेंशियबिलिटी है क्या चीज। क्लियर? तो उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है कि डिफरेंशियबिलिटी को हम डिफाइन कर दे रहे हैं कि डिफरेंशियबिलिटी है क्या चीज। तो डिफरेंशियल है क्या? सो लेट fx be a real valued function, let fx be a real valued function defined in open interval a b। हमने fx एक रियल वैल्यू फंक्शन ले लिया और कह दिया कि ये डिफाइन है इस ओपन इंटरवल a b में। नाउ लेट c एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी, और अब इस ओपन इंटरवल ए बी से मैंने एक सी पॉइंट ले लिया। क्लियर? देन fx is said to be differentiable at x is equal to c if and only if limit x tending to c fx minus fc upon x minus c exist finitely। हमने कहा क्या कि अगर fx आपके पास एक रियल फंक्शन है और अगर आपका फंक्शन इस ओपन इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, तो अगर आप इस ओपन इंटरवल ओ बी से एक पॉइंट सी ले लो, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी fx माइनस fc अपॉन x माइनस c जो होगा वह एग्जिस्ट करेगा फाइनाइट क्वांटिटी। क्लियर? लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी fx माइनस fc अपॉन x माइनस c एक फाइनाइट क्वांटिटी को एग्जिस्ट करेगा। दूसरी चीज ये है कि अगर fx आपका एक फंक्शन है, देखिए सारा 11th में बताया गया आपको, सारी ये बातें 11th में आपको बताई गई। दूसरी चीज, अगर fx आपका एक फंक्शन है तो इसके डेरिवेटिव को हम डिनोट किससे करते हैं? तो fx के डेरिवेटिव को डिनोट करने के लिए आपने f डैश x का सिंबल पढ़ा था, f डैश x पढ़ा था। फिर आपने ये भी पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ fx, आपने ये भी पढ़ा था। और तीसरा पढ़ा था d dx ऑफ fx, d dx ऑफ fx। ये तीन चीजें पढ़ी थी आपने। क्लियर? क्योंकि आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कहां कर रहे हो? एट पॉइंट सी पे कर रहे हो, तो फिर f डैश x को आप f डैश c से डिनोट कर देते थे। इट मींस डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इज इक्वल टू c। ऐसे यहां पे कहते थे डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इज इक्वल टू c, और यहां पे भी कह देते थे d dx ऑफ fx एट x इज इक्वल टू c। तो ये तो आपका सिंबल था कि किससे हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं। अंडरस्टैंड? या तो आप f डैश का यूज करते हो, या d dx का यूज करते हो, या कैपिटल D का यूज करते हो। और ये एक्सटेंडिंग x इक्वल टू c क्या इंडिकेट कर रहा है कि किस पॉइंट पे आप फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट चीज है आपके लिए, इसको इरेज कर देना, आप इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। देखिए दूसरी चीज ये बताए थे कि अगर कोई भी फंक्शन है, अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो कंडीशन क्या थी? तो कंडीशन आपकी यही थी। इसका मतलब अगर यहां से देखिए तो कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तभी होता था जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होता था। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप करते क्या थे? c से कम पॉइंट पे फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते थे, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए c से जस्ट अधिक पॉइंट पे फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते थे। तो जब c से कम पॉइंट पे आप चेक करते थे तो लिखते थे क्या? लिमिट
फिर आप ये लिख देते थे लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। और जब अधिक पे जाते थे तो लिखते क्या थे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये दो चीजें थी। इसको फिर आप लोगों ने सिंप्लीफाई भी कर दिया था 11th में, क्योंकि इसके बाद से आप वही लिमिट वाला कॉन्सेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू इसमें कर देते थे सी माइनस एच, क्योंकि एक्स सी को टेंड करता है तो एच जीरो को टेंड करेगा। तो ये हो जाता था आपके लिए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स के जगह आपने सी माइनस एच रख दिया माइनस एफ सी, और यहां पे अगर एक्स के जगह सी माइनस एच रखेंगे तो सी से सी कैंसिल, इट इज माइनस एच। क्लियर? इन द सेम वे अगर यहां पे आप जाओगे तो यहां पे आप करते क्या थे, पुट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच, एक्स टेंडिंग टू सी देन एच टेंडिंग टू जीरो। तो ये आपका हो जाता था लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स के जगह पे सी प्लस एच माइनस एफ सी, और एक्स के जगह पे सी प्लस एच कर दे तो सी कैंसिल, इट इज एच। ये वाला जो रिजल्ट था इसी को आप आगे चलकर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कह देते थे, और ये जो रिजल्ट मिला ये आपके लिए राइट हैंड डेरिवेटिव था। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं ये किसके लिए हैं, कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है वो चेक करने के लिए था। दूसरी चीज, और ये क्या था, ये आपके डिफरेंशिएबिलिटी की एक्चुअल कंडीशन है कि अगर x इक्वल टू सी पे एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस। अंडरस्टैंड? अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि डिफरेंशिएबिलिटी है क्या। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है और उसका अगर हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हम करना क्या चाह रहे हैं, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इस पे हमें ध्यान देने की बात है। बट उसके पहले इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अभी आगे चल के इसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर? तो वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए और तब फिर आगे आप बढ़िए। चल ध्यान दो इधर, चलिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग करते हैं। तो चलिए ये हमने y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन कंसीडर कर लिया, y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन कंसीडर कर लिया, और x इक्वल टू सी एक पॉइंट ले लिया जिस पॉइंट पे आपको फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो चलिए अब ये y इक्वल टू एफ एक्स को आप ग्राफिकली प्लॉट कर दीजिए। ये लीजिए हमने ग्राफिकली प्लॉट कर दिया, ये y इक्वल टू एफ एक्स को ग्राफिकली प्लॉट कर दिया। ये रहा हमारा x इक्वल टू सी, ये पॉइंट ले लिया इस कर्व पे, दैट इज हुज x कोऑर्डिनेट इज c। तो अगर इस पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट c है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, fc। अरे y इक्वल टू एफ एक्स तो है, तो अगर x c रखोगे तो y अपने आप fc हो जाएगा। अब आप करिए क्या, इस पॉइंट P के नेबरहुड में दो पॉइंट ले लीजिए A और B। ये नेबरिंग पॉइंट्स आप ले रहे हैं A और B एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, और वो डिस्टेंस हमने H ले ली। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, वो राइट हैंड साइड में है। तो A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके लिए x कोऑर्डिनेट c माइनस एच और y कोऑर्डिनेट एफ सी माइनस एच। वही जब B पे जाओगे तो x कोऑर्डिनेट c प्लस एच और y कोऑर्डिनेट एफ सी प्लस एच। डन? अब ध्यान से देखिए, ये एपी और बीपी क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एपी और बीपी क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कॉर्ड इंडिकेट कर रहा है। और कॉर्ड से अच्छा आप ये भी कह सकते हो कि सर एपी और बीपी तो स्ट्रेट लाइन है, और एपी और बीपी अगर स्ट्रेट लाइन है तो ए और पी के कोऑर्डिनेट भी आपको पता है। तो क्लास 11th स्ट्रेट लाइन में आपने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर एक लाइन है और उस लाइन पे किसी भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो उस लाइन का स्लोप आप बता सकते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद है कि नहीं याद है? तो चलिए उसी फॉर्मूले से हम स्लोप निकाल लेते हैं किसका, AP का। तो स्लोप ऑफ AP हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी, तो माइनस एच बचेगा। इन द सेम वे अब आप निकाल दो स्लोप ऑफ बीपी, तो स्लोप ऑफ बीपी निकालते तो एफ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1,
इट इज एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच आ जाएगा, सी प्लस एच माइनस सी, सो इट इज एच। क्लियर? अब हम करते क्या है, अब हम ये जो गैप लिया था ना एच, इसको स्मॉल गैप में कन्वर्ट करते हैं। ये स्मॉल गैप में कन्वर्ट कब होगा? नाउ व्हेन एच टेंडिंग टू जीरो, एच को जीरो से टेंड करा दें, मतलब उस गैप को स्मॉल गैप पे लेते जाए। तो जैसे जैसे ये गैप स्मॉल गैप होते जाएगा तो ये ए और बी क्या होने लगेंगे, ये भी पी के पास आके कोइंसाइड करने लगेंगे। इट मींस इन दैट केस ए कॉमा बी टेंड्स टुवर्ड्स पी। और अब ऐसे समझिए आप, ऐसे है आपका कर्व, ये आपका पी है, ये ए था, ये बी था। जब ए और बी पी के पास आने लगेंगे, नॉट इक्वल टू जीरो, मैंने बस कहा टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू पी, तो ये ए और बी पी के पास आने लगेंगे। तो जैसे ही पी के पास आने लगेंगे तो उस केस में ये जो एपी बी होगा वो एक स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करने लगेगा कि नहीं? तो व्हेन एच टेंडिंग टू जीरो, ए कॉमा बी टेंडिंग टू पी, एंड इन दैट केस APB becomes टेंजेंट। APB एक टेंजेंट इंडिकेट करेगा, और उस केस में चाहे आप, अगर आप स्लोप, जैसे ये A हो गया, ये B हो गया, तो आप स्लोप AP का हो चाहे स्लोप PB का हो, बात तो एक ही है, क्योंकि APB अब एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो यहां से जैसे ही एच टेंडिंग टू जीरो होगा, ये दोनों स्लोप एक दूसरे के इक्वल होने लगेंगे। तो उस केस में ये हो जाएगा, स्लोप एपी क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, और ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, और ये दोनों इक्वल होने लगेंगे। और यही तो आपने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट, यही तो निकाला था लास्ट में, जिसको मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कहा था। और मैंने क्या कहा था, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट तभी करेगा जब ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के इक्वल आएंगे। तो ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के इक्वल आ रही है यहाँ पे, इसका मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। और जो भी हम किसी फंक्शन का ये डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ये कुछ और नहीं है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है, उस टेंजेंट का स्लोप इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब जब भी आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालोगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्या इंडिकेट करेगी, वो उस जो भी आपका कर्व है, उस कर्व के उस पॉइंट सी पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगा, उस टेंजेंट का ये स्लोप इंडिकेट करेगा। तो डिफरेंशिएशन करने का मतलब कुछ और नहीं है, बल्कि स्लोप निकालना है बाय द मेथड ऑफ डेरिवेटिव। स्लोप आप पहले भी निकालते थे, लेकिन वहां पे कोऑर्डिनेट्स के थ्रू निकालते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां पे आप डेरिवेटिव के थ्रू स्लोप निकालोगे। तो जब भी किसी भी फंक्शन का आप डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो एक तरह से आप स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। किसका स्लोप? टेंजेंट का स्लोप। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट रहा है ना, उस टेंजेंट का आप स्लोप कैलकुलेट कर दे रहे हैं। क्लियर? तो चलिए फिर नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट आपके लिए एक थ्योरम है, इस थ्योरम का यूज आप आगे भी करोगे, ग्रेजुएशन वगैरह में भी इस थ्योरम का यूज आएगा। तो ये थ्योरम है क्या? ये थ्योरम है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट इट इज नेसेसरली कॉन्टिन्यूअस। मतलब कि अगर एक फंक्शन है और अगर वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो ये डेड श्योर है कि वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अगर एक फंक्शन है और अगर वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, तो ये क्लियर है कि वो डिफरेंशिएबल है, तो ये क्लियर है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब कन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्लियर है कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा। जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी, नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा। हो भी सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस पक्का होगा, बट कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो चलिए यही प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम नेसेसरी पार्ट इसका प्रूफ करें कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। केस फर्स्ट जिसको आप कह सकते हैं, केस फर्स्ट। तो करते क्या है कि हम लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, एफ एक्स एक फंक्शन ले लें, एफ एक्स एक फंक्शन ले लें विच इज
डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी, और फिर ये भी सपोज कर ले रहा है कि वो एक्स इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल भी है। अब इसी फंक्शन एफ एक्स को एक्स इक्वल टू सी पे कॉन्टिन्यूअस भी प्रूफ करना है। तो चलिए, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो फिर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने लिखा था पहली लाइन, जो टॉपिक पढ़ा ना उसकी पहली लाइन यही थी कि अगर कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा, दैट इज एफ डैश सी कहिए चाहे एफ डैश एक्स कहिए, ठीक है ना। एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, तो ये कंडीशन वन हो गया। चलिए, अब इसी फंक्शन एफ एक्स को आपको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है, तो पहले कंडीशन अब जान जाइए। फंक्शन एफ एक्स एक्स इक्वल टू सी पे कंटिन्यूअस तभी होगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट। तो ये कंडीशन आपको प्रूफ करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेयर लेफ्ट हैंड साइड उसी का लेके चलते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स। अब इसी को एफ सी के इक्वल प्रूफ करना है, यही करना है ना। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स, एफ एक्स को आप ये भी लिख सकते थे एफ एक्स माइनस एफ सी प्लस एफ सी। कोई प्रॉब्लम है इसमें? बिल्कुल नहीं, एफ सी एड सेपरेट कर दिया तो कोई फर्क पड़ा नहीं। यू कैन राइट लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी। अब एक्स माइनस सी से यहां डिवाइड कर दिया और ये नीचे बगल में मल्टीप्लाई भी कर दिया उसको बैलेंस करने के लिए, प्लस एफ सी। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। ये पूरा टर्म ध्यान दीजिएगा। अब ये एक्स टेंडिंग टू सी, देखो अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़े हुए हो, अलजेब्रा ऑफ लिमिट बताया गया कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और लिमिट दिया गया है तो दोनों को लिमिट सेपरेट दे सकते हैं। तो लिमिट इसको भी दे दो, लिमिट इसको भी दे दो। इसको जब लिमिट दोगे तो फिर ये तो इसके बराबर ही हो जाएगा एफ डैश सी, तो इनके प्लेस पे एफ डैश सी लिख सकते हैं और लिमिट उसको भी दे दी जाए तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एक्स माइनस सी प्लस एफ सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा। अब जैसे ही एक्स टेंडिंग टू सी देंगे, सी माइनस सी इज जीरो एंड जीरो इंटू दिस विच इज ऑल्सो जीरो, तो एफ डैश सी इंटू जीरो प्लस एफ सी एंड विच इज इक्वल टू एफ सी। आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। समझ में आई कि बात नहीं आई? तो ऐसे करके किसी भी कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उसको आप एक लाइन में कह सकते हो कि ये तो कंटिन्यूअस भी है। और इसका यूज आप कहां करते हैं? इसका यूज कहां करते हैं? तो इसका यूज आप रोल्स और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में करते हैं, जो कि 2020 के सिलेबस से आई थिंक उसको अभी रिमूव कर दिया गया है। बट अगर वो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज करेंगे। जब भी हमें डिफरेंशिएबल फंक्शन मिलेंगे हम तुरंत कह देंगे कि ये तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। क्लियर? तो चलिए अब इसका सफिशिएंट पार्ट प्रूफ करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। चलिए अब इसका सफिशिएंट पार्ट है केस 2, जिसको हम लिख दे रहे हैं केस 2। क्या करना है? दिखाना है कि एक फंक्शन ले लीजिए जो कॉन्टिन्यूअस हो और फिर दिखाना है कि वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो चलिए हम एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है आपका, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करो, कॉन्टिन्यूअस आएगा। मॉडुलस फंक्शन है ना, पता ही है ना, ऐसे शेप बन जाता है ग्राफ, तो कॉन्टिन्यूअस ही तो है। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब आप दिखा दीजिए ना कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। देखिए ये एक चीज तो मैंने बता दिया था ना कि सारे डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस होते हैं, बट सारे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, कुछ ही कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होते हैं। तो कुछ पार्ट सही भी है, कुछ पार्ट गलत भी है। सेकंड वाले की बात कर रहे हैं। सारे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं होते, कुछ कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होते हैं, कुछ कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं होते। तो ऐसी चीजों को प्रूफ करने के लिए हम लोग काउंटर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में करते थे चैप्टर फर्स्ट। तो
ये हमने कंटिन्यूअस फंक्शन ले लिया, अब प्रूफ कर दे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे आप चेक करोगे, ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये चेक करने के लिए आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गए तो डिफरेंशिएबल है, और अगर दोनों इक्वल ना है तो नॉट डिफरेंशिएबल है। तो चलिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, मैंने फॉर्मूला बता दिया था, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, ये लिखा था, याद होगा। और यहां पे हम करते हैं ना राइट हैंड डेरिवेटिव, इसके लिए क्या लिखा था, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। सी वो पॉइंट था जिस पॉइंट पे आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हो। तो किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, 0। So it is f 0 minus h, which is minus h, minus f0 divided by minus h। ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c plus h, 0 plus h is h, f0 upon h। आएगा कि नहीं आएगा? Now limit h tending to 0, now f minus h, fx is mod x, fx is mod x, so f minus h is mod of माइनस एच, और ये तो 0 ही हो जाएगा, f माइनस एच इज मॉड ऑफ, ये तो 0 ही हो जाएगा, f0 डिवाइडेड बाय माइनस एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ माइनस एच इज प्लस एच अपॉन माइनस एच विच इज -1। आएगा कि नहीं आएगा, इस पे आ जाएगी। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एच हो जाएगा मॉड ऑफ एच -0 अपॉन एच, limit h tending to 0 mod of h is h upon h which is equal to 1. So left hand derivative is not equal to right hand derivative. It means the given function is not differentiable. It means every continuous function is not necessarily a differentiable function. Clear? तो क्या रिजल्ट आपको मिला कि सारे के सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट जरूरी नहीं है कि सारे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। क्लियर? हाँ, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव की। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव की, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, और ये भी आपने 11th में आपको बताया गया है। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या है इसका, फर्स्ट ये कि अगर y इक्वल टू y बी अ फंक्शन विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन। y एक फंक्शन है और वो दो फंक्शन के सम के फॉर्म में लिखा है। तो जब आप y का डेरिवेटिव निकालते तो ये बराबर हो जाता डेरिवेटिव ऑफ a विद प्लस डेरिवेटिव ऑफ b। मतलब जब भी एक फंक्शन दो फंक्शन के सम में लिखा हो और उसका डेरिवेटिव निकालना हो तो दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव निकाल के ऐड कर दीजिए। दूसरा है इसका y इज इक्वल टू a माइनस बी, दो फंक्शन के सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है तो दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव निकालिए और फिर सेपरेट कर दीजिए, dv अपॉन dx। डन। तीसरा है अगर y दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया तो ये आपको याद होगा, यहां प्रोडक्ट रूल हम लोग अप्लाई करते थे। प्रोडक्ट रूल क्या था, दोनों में से किसी एक फंक्शन को हम फर्स्ट मानते थे, किसी एक को सेकंड। ये हमें डिसाइड करना है कि विच वन इज फर्स्ट एंड विच वन इज सेकंड। तो फॉर्मूला होता था फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फोर्थ आपको बताया गया था कि अगर y दो फंक्शन के डिवीजन के फॉर्म में लिखा गया तो उसका डेरिवेटिव क्या होता था, तो एक आपके लिए न्यूमरेटर था और एक डिनोमिनेटर। तो यहां पे क्या करते थे आप, यहां पे आप लिखते थे क्या, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। लास्ट अगर y k इंटू ए के फॉर्म में लिखा हो वेयर k इज अ कांस्टेंट
तो उस केस में जब आप y का डेरिवेटिव निकालते थे तो कांस्टेंट साइड में और फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये 4 या 5 रूल थे। एक इसमें एक्स्ट्रा रूल आपको 11th में भी बताया गया था, चेन रूल करके। ये तो हम अप्लाई करते ही करते हैं, एक चेन रूल भी एक्स्ट्रा था। तो चेन रूल आप कहां अप्लाई करते थे? जहां पे आपको कंपोजिट फंक्शन मिलते थे। जब भी आपको कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होता था तो वहां पे हम लोग चेन रूल अप्लाई करते थे, और उसको हम लोग बड़े आसान तरीके से पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा मेथड में नहीं घुसेंगे कि मेथड में जाकर उसको फिर डिस्क्राइब करें। क्लियर? उसको एग्जांपल एक लिया जाएगा और उसके थ्रू हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे, जिससे कि आपको आसानी से सारी चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बट उसके पहले कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, उनका डेरिवेटिव नोट डाउन कर लिया जाए, जो कि आपको क्लास 11th में भी बताया गया था और आपने पढ़ा भी होगा। तो ये कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, इन्हीं के डेरिवेटिव से हम आगे डेरिवेटिव करेंगे। तो पहला है आपका डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। कितना था? एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। सब याद होगा, आप लोग फिजिक्स में आप लोग यूज करते हो। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स विच इज कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। थर्ड था आपका डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विच इज माइनस साइन एक्स। फिर था आपका डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये लगभग 14-15 थे आई थिंक। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स विच इज सेक स्क्वायर एक्स। फिर था आपका डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स विच इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ऐसे जब भी सी वाले फंक्शंस का जब भी डेरिवेटिव होता है ना, तो आगे माइनस साइन तो इंप्लीमेंट करना ही करना है, ये याद रखिएगा। उसके बाद से क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था आपने? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर पढ़ा था आपने डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। ठीक है, फिर से सी आ गया तो माइनस लगा दीजिए, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। फिर आ जाते हैं हम डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स। तो ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स ही था। फिर था हमारा डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, इट इज 0। फिर आपने पढ़ा था डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स या लॉग एक्स टू दी बेस सी, इसका डेरिवेटिव 1/x था। फिर एक और इसी में पढ़ा था आपने डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए, और ये कितना था? 1/x log a। ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट था अपना डी डी एक्स ऑफ 7 हो गए, 8, 9, 10, 11 हो गए। फिर एक था आपका डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव था ए टू दी पावर एक्स log a। और क्या बचे? फिर था आपका डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स का भी याद कर लीजिए, पहला होता है साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर था डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये था -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर था डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर कॉट इनवर्स एक्स का था, देखिए फिर सी आ गया। कितने हो गए? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यही कहा था ना, 15 या 16 होंगे। तो ये आपके कुछ फंक्शंस हैं और ये उनके डेरिवेटिव्स हैं, ये लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम फिर आगे बढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? तो थोड़ा सा चेन रूल आपको मैं हिंट करूं, मैंने ये तो कह दिया था कि ये कंपोजिट फंक्शंस के लिए ही यूटिलाइज होगा। चलिए
अगर मैं कह दूं कि y इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालिए, तो आपका आंसर होता है dy बाई डी एक्स इज डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज व्हाट कॉस एक्स, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया। लेकिन यही अगर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर रहता तब, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर रहता तब, ये तो कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है कि नहीं, साइन एक्स और एक्स स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम चेन रूल अप्लाई करें। देखिए इसको हम दो तरीके से करते हैं, एक तो वो टी वगैरह मान के करें और एक होता है डायरेक्ट कर दें। दोनों तरीके से आपको हिंट कर दे रहे हैं। देखिए आप करिए कि आपको साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव चाहिए, तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो आपने पढ़ा ही नहीं, आपने तो जो 16 रिजल्ट पढ़े उसमें इससे रिलेटेड एक ही था जो कि साइन एक्स था। तो इसको आप कैसे भी करके साइन एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको थोड़ी देर के लिए आप करिए क्या, एक्स स्क्वायर को टी सपोज कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो अब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन ऑफ टी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव निकालिए डी डी एक्स ऑफ वाई, और ये हो जाना है डी डी एक्स ऑफ साइन टी, तो साइन टी का डेरिवेटिव विच इज कॉस टी, और फिर यहां प्रोडक्ट का यूज करके जो आपका ये टी है इसको फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये तो हो गया कॉस टी एंड टी इज एक्स स्क्वायर, और यहां डी डी एक्स ऑफ टी टी इज एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव आपको बताया था ना, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए आपको करना क्या है, जो भी जैसे साइन y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर दिया था, तो आप ना हो तो अपने दिमाग में ही थोड़ी देर के लिए इस एक्स स्क्वायर को x मान लीजिए। तो जब x मानोगे तो ये साइन एक्स हो जाएगा ना, और साइन एक्स का डेरिवेटिव तुरंत आप कॉस एक्स लिख दोगे, x इज एक्स स्क्वायर, और जिसको आप x माने होते हो उसको फिर डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो x किसको माने थे, एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा। ये हर जगह आप करते हो, आपने यहां पे भी चेन रूल अप्लाई किया था, आपने dy बाई डी एक्स किया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और फिर x को यहां पे डिफरेंशिएट किया, क्योंकि x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो इसीलिए वो यहां पे आप उसको लिखते नहीं, बट होता चेन रूल अप्लाई यहां भी किया और वहां भी किया। और क्लास 11th में आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे। फिर जब हम 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो वहां पे इसको एक बार फिर इसको समराइज कर देंगे। तो फिर आज के लिए केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस की। क्लियर? तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए।